हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। लास्ट टाइम मैंने यूकेपीएससी ए के कट ऑफ के लिए एक वीडियो जारी किया था जिसमें मैंने कट ऑफ प्रिडिक्ट की है। आप लोगों ने काफ़ी उसे देखा और अपने अपने जो आइडियाज़ थे वो भी रिफ्लेक्ट किए मैसेज में। सभी के आइडियाज़ का मैं तहे दिल से सम्मान करता हूँ। सब ने अपनी अपनी राय रखी और अपने अपने मार्क्स बताए, थैंक यू वेरी मच। लेकिन उसमें कुछ आप लोग जितने भी बच्चे थे कुछ सवाल उसमें मुझसे कर रहे थे कि सर आपने कट ऑफ इतनी लो बताई है, ऐसा क्यों किया है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा उसके पीछे जितने भी फैक्टर्स मैंने लिए थे एनालिसिस के। मैंने अपने जो कट ऑफ वाला वीडियो जो लास्ट, उसमें वो चीज़ें बताई भी हैं आपको कि क्यों मैंने कट ऑफ को थोड़ा सा कम किया है। आप चाहें तो उसे एक बार और समझ सकते हैं, बट यहाँ पे मैं आपको उन चीज़ों के बारे में भी बताऊंगा जो शायद मैंने लास्ट टाइम में आपको एनालिसिस करते समय नहीं बताया। क्योंकि अगर मैं सारी चीज़ें उस वीडियो में इनकॉर्पोरेट कर देता एनालिसिस के लिए तो वो वीडियो बहुत लंबा हो जाता, 15-20 मिनट का वीडियो जा सकता था। तो फिर वो आपको पसंद आता नहीं कि छोटी सी कट ऑफ बताने के लिए सर इतना लंबा वीडियो बना रहे, तो इसलिए मैंने अवॉइड किया है ना। बट जब आपने जैसे डिमांड की तो मैंने सोचा कि आपको मैं और चीज़ भी बताऊँ कि क्यों किस हिसाब से कट ऑफ को मैं कम बता रहा हूँ। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैंने रीज़न फॉर कट ऑफ को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे फिर से रिक्वेस्ट है कि जो लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं थैंक यू वेरी मच। बाकी जिन लोगों ने नहीं किया, सब्सक्राइब करने में आपका कुछ जाता नहीं फ्रेंड्स, बच्चों। आप सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं, और अगर सब्सक्राइब नहीं भी करना चाह रहे तो एटलीस्ट लाइक तो कर ही दीजिए आप वीडियो शुरू होने से पहले। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। स्टार्ट करते हैं। रीज़न फॉर लो कट ऑफ। तो सबसे पहला रीज़न जो मैंने रखा है, कंपैरिजन ऑफ लेवल। किससे मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ? एक्चुअली लास्ट ईयर जो ए का पेपर हुआ था 2015 वाला, एक तो वो है, और एक 2022 में भी जो आपका पेपर हुआ। इवन दो 2022 के पेपर में लोक सेवा आयोग ने मार्क्स डिस्प्ले नहीं किए थे कि किसके कितना है, लेकिन फिर भी हमने एनालिसिस करके पूछ पूछ के मार्क्स इकट्ठा कर लिए थे और हमें थोड़ा सा आइडिया लग गया था कि कितने लेवल तक कट ऑफ रिटर्न का गया है। तो उन चीज़ों को आधार मैंने यहाँ पर बनाया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि लास्ट टाइम का जो कट ऑफ आप देख रहे हैं कि कितने कट ऑफ में रिटर्न सेलेक्ट, पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा जो मैंने लास्ट टाइम वीडियो बनाया वो केवल इंटरव्यू की कॉल के लिए कट ऑफ बनाया। आप उसे फाइनल कट ऑफ ना समझे। मैंने लिखा भी वहाँ पे क्लियरली मेंशन किया कि दिस इज कट ऑफ फॉर इंटरव्यू। ओके, बाद में जब रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, इंटरव्यू की कॉल आ जाएगी, तो मैं एक वीडियो और बनाऊंगा आपको कि फाइनल सिलेक्शन कितना होगा। लेकिन फिलहाल अभी हम रिटर्न देखते हैं कि हमारा रिटर्न हो रहा है नहीं हो रहा है। ओके, तो कंपैरिजन और लेवल पे मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि लास्ट टाइम जो भी पेपर हुआ था और इस टाइम के कंपैरिजन के लेवल को कंपैरिजन करें तो इस टाइम का पेपर थोड़ा सा टफ तो आप कहेंगे, ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। लेकिन फर्स्ट जो आपका फर्स्ट पेपर था उसमें कुछ सवाल आपको उलझाने वाले थे। कुछ सवाल ऐसे थे जिसमें सिली मिस्टेक्स हो सकती थी। जैसे एक जगह पूछा था कि विच इज़ नॉट एन इनडिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर, नॉट एन इनडिटर्मिनेंट पूछा, तो वहाँ पे बहुत लोगों ने गलती कर दी थी। ऐसे बहुत सारे सवाल थे जो मैंने ए का पेपर सॉल्व किया है, दोनों पेपर, उसमें आप देख सकते हैं, आपको खुद ही पता लग जाएगा कि काफ़ी चीज़ें ऐसी थी जिसमें सिली एरर होने के चांसेस थे। और कुछ अच्छे सवाल भी रखे गए थे जैसे इनडिटर्मिनेंस हो गया, कंटिन्यूस बीम हो गया, है ना। तो फिर मैं ये कहूँगा कि दोनों पेपरों को मिला के जो लेवल था इस बार का पेपर का थोड़ा सा पहले वाले से तो टफ था, इसलिए ये एक रीज़न हो सकता है लो कट ऑफ का। नेक्स्ट बढ़ते हैं कैलकुलेटर। देखो कैलकुलेटर का हमारे एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है हमारी परफॉर्मेंस में। हम लोगों को पहले से ही कैलकुलेटर करने की आदत रही है बीटेक के टाइम से ही। ओके, तो बिना कैलकुलेटर के थोड़ी बहुत हमारी परफॉर्मेंस प्रभावित तो हो ही सकती है। ओके, तो एक कैलकुलेटर ना होना भी एक वजह है, क्योंकि न्यूमेरिकल ठीक ठाक थे फर्स्ट पेपर में, सेकंड पेपर में तो कम थे, लेकिन पहले पेपर में न्यूमेरिकल ठीक ठाक थे। तो कैलकुलेटर ना होने की वजह से भी थोड़ा सा कट ऑफ नीचे आ सकता है। तो दो फैक्टर तो मैंने आपको गिना दिए। इवन दो दोनों ही फैक्टर थोड़ा सा छोटे हैं, तो आपको लग रहा होगा कि यार ये बहुत छोटे फैक्टर, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तीसरा मैं जो आपको इंपॉर्टेंट फैक्टर बताऊंगा दैट इज़ लॉ। लॉ मीन्स कानून। ठीक है, अब ये शायद आपको ना पता हो। एक्चुअली लास्ट टाइम 2022 में जो ए का पेपर हुआ था, आपको पता होगा कि पेपर आउट हो चुका था, उसमें काफ़ी आरोप लगे थे, लोक सेवा आयोग में बहुत बड़ा इशू हो गया था। उस चीज़ को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने एक नकल विरोधी कानून पास किया था। कुछ लोगों को पता होगी ये बात। तो नकल विरोधी कानून मुझे लग रहा है इंडिया के ज़्यादा स्टेट्स में नहीं है ये, और काफ़ी सख्त कानून है जो उत्तराखंड सरकार ने ऐसा अप्लाई किया था। इस कानून से क्या फ़र्क पड़ेगा कट ऑफ में, अब आप ये पूछेंगे सर। कानून होने से जितने भी आपके सेटिंग वाले केस होते हैं, गलत तरीके से सिलेक्शन वाले केस होते हैं, जैसे कुछ लोग कहीं सेटिंग करके अपने OMR सेट को भरवा लेते हैं, उसमें गोले करके
उनकी मेरिट बहुत हाई चली जाती है। तो डेफिनेटली अगर आपकी सेटिंग होगी, कोई कानून नहीं होगा, तो बहुत सारे लोगों को अननेसेसरीली बहुत अच्छे मार्क्स दे दिए जाते हैं और आपकी मेरिट बहुत ऊपर चल जाती है। तो कानून बनने से एग्जाम में ट्रांसपेरेंसी आती है, ट्रांसपेरेंसी आने पर एक्चुअल कट ऑफ आपको निकल के आता है। अब आप अगर पुराना कट ऑफ देखोगे, पुराना कट ऑफ बहुत ज़्यादा जा रहा है, तो आप ये भी तो सोचिए उस टाइम पूरी धांधली हो रही थी, पूरी सेटिंग चल रही थी, इतने लंबा इशू हुआ है जो उत्तराखंड के अंदर। तो अगर कहीं पे इस तरह से होगा तो कट ऑफ तो डेफिनेटली ऊपर जानी ही है। तो इस टाइम लॉ होने की वजह से ट्रांसपेरेंसी आएगी, और ट्रांसपेरेंसी आएगी तो थोड़ा बहुत कट ऑफ में डिफरेंस तो आता ही है। ठीक है, अब मैं थोड़ा इस लॉ के बारे में आपको बताना चाहूँगा। लॉ क्या है? आप बोलेंगे लॉ भी बताइए सर। लॉ में कोई भी अगर पेपर सेटिंग के केस पे इन्वॉल्व पाया जाता है, चाहे वो कैंडिडेट हो या वो कोई सेकंड पार्टी हो जिससे भी आप अपनी सेटिंग करा रहे हैं, तो इसमें एक तो उम्र कैद तक का प्रोविज़न है। आपको मैक्सिमम उम्र कैद तक हो सकती है, पहला तो ये रूल है नकल विरोधी कानून उत्तराखंड में। ठीक है, दूसरा जुर्माना की बात करें तो 10 करोड़ तक जुर्माना हो सकता है। मैंने तक कहा है, जरूरी नहीं कि 10 करोड़ ही हो, लेकिन मैक्सिमम 10 करोड़ तक जुर्माना आप पे लग सकता है। दो चीज़। तीसरा, नॉन बेलेबल वारंट, गैर जमानती वारंट, अगर आप इसमें इंडल्ज हुए पाए गए तो आपकी कोई बेल नहीं होगी इसमें। ठीक है, चाहे आप हो चाहे दूसरी पार्टी हो। ठीक है, तो ये 3 रूल्स काफ़ी सख्त हैं, इससे काफ़ी फ़र्क तो पड़ने वाला है। फिर भी आप में से कुछ कहेंगे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता सर, इसमें कराने वाले करा लेते हैं सेटिंग वगैरह। तो मैं मानता हूँ चलो ठीक है, लेकिन इतना तो मानना ही पड़ेगा, इसमें कुछ ना कुछ कंट्रोल तो होगा ही होगा। ओके, ये सरकार का बहुत अच्छा कदम है। और मैं आपको एक पर्सनली एडवाइस भी देना चाहूँगा फ्रेंड्स, अगर आपको कहीं भी कोई भी इस तरह से कहे कि इस तरह से आप इसमें इन्वॉल्व हो, इतने पैसे आपको देने पड़ेंगे, तो बिल्कुल भी आप इन चीज़ों में इंडल्ज ना हो। डोंट इंडल्ज इन करप्शन, वरना एक बहुत बड़ी सीरियस प्रॉब्लम में आप फंस सकते हैं। अपनी मेहनत पर भरोसा रखिए, ईश्वर पर भरोसा रखिए। अगर आपके अंदर काबिलियत है तो आपको अच्छा ही उसका रिजल्ट मिलेगा। तो डोंट इंडल्ज इन करप्शन, किसी की भी बातों पे आप अफवाहों पे बिल्कुल भी मत आएँ, अपनी मेहनत पर पूरा भरोसा रखें। तो ये लॉ मैंने आपको बताया, लॉ से भी आपका थोड़ा सा मेरिट जो है, जो अननेसेसरीली बहुत ऊपर चली जाती थी, वो थोड़ा सा नीचे आएगी। ठीक है, चौथा रीज़न जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, दैट इज़ प्रेजेंस। प्रेजेंस का मतलब क्या है कि कितने कैंडिडेट उपस्थित रहे हैं यूकेपीएससी एई के इस एग्ज़ाम पर। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जो पहले दिन पेपर हुआ था आपका हिंदी और इंग्लिश का, उस पर मैं बताना चाहूँगा कि कितने लोगों ने एग्ज़ाम भरा था और कितने लोग उसमें उपस्थित थे। टोटल एग्जामिनेशन फॉर्म जिन लोगों ने भरा था एई के लिए, वो थे 36,304। ये डेटा मैंने कलेक्ट किया आपके लिए, सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। तो 36,304 लोगों ने एग्ज़ाम भरा था, और टोटल जो इसमें प्रेजेंट थे, पहले दिन की बात कर रहा हूँ मैं, जो दिन आपका हिंदी और इंग्लिश का पेपर हुआ, जो प्रेजेंट कैंडिडेट के इसमें जो नंबर था, दैट वाज 6635। कहने का मतलब है 36,000 लोगों में हिंदी और इंग्लिश के दिन जो प्रेजेंट है वो 6,635 लोगों ने पेपर दिया। अब आप समझ सकते हैं कि मैक्सिमम लोग तो पेपर देने आए ही नहीं। अब आप इसका परसेंटेज निकालना चाहेंगे तो मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है। आपके जो अब्सेंट कैंडिडेट हैं, मैं लिख भी देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूज ना हो। आप अब्सेंट कैंडिडेट हैं वो कितने हो रहे हैं, कैंडिडेट्स, अब्सेंट कैंडिडेट आपका कैलकुलेट करके आ रहा है 81.72%। गॉट इट? कहने का मतलब है 81.72% लोग अब्सेंट हैं, और इसे अगर 100 में से आप घटाएंगे तो 18 लोग प्रेजेंट है। कहने का मतलब 18%, कहने का मतलब है कि 18% लोगों ने ही पेपर दिया है। 6,635 लोग ही पहले दिन पेपर देने के लिए आए। तो आप ये लेके चलिए कि 81% लोग तो पहले ही कंपटीशन से बाहर हो गए, क्योंकि जिसने हिंदी इंग्लिश का पेपर नहीं दिया है उसका सिलेक्शन होने का कोई मतलब नहीं, पेपर में प्रेजेंट होना जरूरी होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि 6,000 लोगों ने टोटल पेपर दिया है। ये भी इन 6,635 लोगों में मैकेनिकल भी है, इलेक्ट्रिकल भी है, एग्रीकल्चर भी है, सिविल भी है। ठीक है, अगर मैं सिविल की बात करूं तो आप लेके चलिए कि इन 6,635 में 5,000 लोग सिविल के हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 5,000 लोगों ने सिविल में पेपर दिया। तो 5,000 लोग तो केवल कंपटीशन में हैं ही आपके, तो इससे थोड़ा बहुत कट ऑफ में इफेक्ट तो पड़ेगा ही पड़ेगा। अब आप कहेंगे सर जो अच्छे कैंडिडेट है वो तो पेपर देना आते ही है,
जब एक बहुत बड़ी भीड़ पेपर देने नहीं आती तो उसमें बहुत सारे अच्छे कैंडिडेट भी होते हैं, इवन तो उनका प्रतिशत कम होता है, बट बहुत सारे लोग पेपर देने अगर नहीं आए, 81% में कम से कम 200 लोग तो ऐसे होंगे जो मेरिट आपकी बहुत ऊपर पहुंचा सकते थे, लेकिन वो नहीं आए। नाने की बहुत सारी, अब नाने की वजह पर अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारी वजह हो सकती है। किसी का किसी अच्छी कॉर्पोरेशन में सिलेक्शन हो चुका होता है, क्योंकि 2021 का पेपर है, 2 साल हो चुके हैं, ठीक है। कोई ईएस में सिलेक्ट हो चुका होता है, कोई आपका बाकी लोक सेवा आयोग के एग्जाम में सेलेक्ट हो चुका होता है, ठीक है। ये एक वजह हो सकती है। दूसरी एक सबसे बड़ी वजह ये भी हो सकती है कि जिस तरह से उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में आरोप लगे हैं, बहुत लोग उससे होपलेस हो चुके थे। बहुत लोग उससे क्या है, लोगों का भरोसा खत्म हो चुका था कि पेपर दे के कोई फ़ायदा नहीं है, इस तरह के चांसेस हो रहे हैं, इस तरह के इंसिडेंट्स हो रही, तो हम पेपर क्यों दें। इस वजह से भी बहुत सारे लोगों ने पेपर नहीं दिया होगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये सारी वजह मैंने आपको बता दी कि इन 4 वजहों से कट ऑफ नीचे होने के चांसेस मैंने रखे हैं। फिर भी एग्जैक्ट कट ऑफ तो गॉड नोज बेटर, लेकिन मुझे लग रहा है कट ऑफ इसी के आसपास आपकी जानी चाहिए, ठीक है। लास्ट में आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, इसके बाद मैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग एई के लास्ट ईयर के सारे पेपर सॉल्व करना चाहता हूँ। आप मेरे साथ बने रहिए। उन पेपर को सॉल्व करते करते मैं आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताऊंगा। फॉर एग्जांपल अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ तो उसे मैं डिटेल से सॉल्व करना चाहूँगा, उसके आसपास की जानकारी भी आपको देना चाहूँगा जो शायद आपको पता ना हो। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कैसा सैंपल है, जनरली इस आयोग के जो क्वेश्चंस होते हैं बाकी ये लोक सेवा आयोग में कॉपी किए जाते हैं, क्योंकि उत्तराखंड लोक सेवा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग आपका बहुत पुराना लोक सेवा आयोग है, तो वहाँ के पेपर्स का जो होता है स्टैंडर्ड भी ठीक ठाक होता है और उन सवालों को बाकी आयोग भी कॉपी करते हैं। तो अगर आप 5-6 साल के उन एग्ज़ाम्स के पेपर्स को ढंग से समझ लें तो ये आपके आने वाले एसएससी जेईई और बाकी स्टेट लोक सेवा के एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। तो फ्रेंड्स लास्ट में कहूँगा सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल और मेरे साथ बने रहें। आने वाले पेपर भी मैं आपको बहुत सारे सॉल्व कराने वाला हूँ और बहुत सारी चीज़ें सिखाने वाला हूँ। ओके, तो होप यू वुड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।